नमस्कार मेरे प्रिय मित्र, सीटेट एग्ज़ाम 2026 पेपर 2 एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 इस वीडियो में द एंड करने वाला हूं। यह वीडियो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं यह वीडियो आपको अपने खुद से बनाए हुए नोट्स से कराने वाला हूं, और जितने भी 6 क्लास की पॉलिटी से अब तक पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन अर्थात पीवाईक्यू भी आपको कराने वाला हूं। इसलिए यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी। जितने भी नए मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। यह वीडियो मैं जो आपको अपने नोट्स से कराऊंगा, अगर आपको यही नोट्स चाहिए तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट आपको एसएसटी की 60 नंबर की तैयारी इन्हीं नोट्स के माध्यम से हो जाएगी। नोट्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगा, कंप्लीट पॉलिटी मिलेगा, कंप्लीट एसएसटी पेडागोजी मिलेगा, अर्थात 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और नोट्स में पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। 2011 से लेकर के अब तक के सभी पीवाईक्यू, वो भी नोट्स में चैप्टर वाइज। जैसे मैं आपको यही चैप्टर शुरुआत से ही कराऊंगा, जैसे कंटेंट पूरा कराऊंगा, उसके साथ पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे जो मैं इस वीडियो में कराऊंगा। ये नोट्स आपके रिवीजन के वक्त काम में आ जाएगा, इसलिए आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो। नोट्स लेने के लिए आपके स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो। नोट्स में 60 नंबर की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, कंटेंट भी रहेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए हम अपनी इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक में, जो कि पहला ही टॉपिक है, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं शुरुआत में ही आपको एक चीज़ और बता दूं, जो विविधता टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में आपको 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं। कैसे? डायरेक्ट दो क्वेश्चन आपके सिंपल तौर पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल टाइप के भी बनते हैं। वे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर विविधता क्या होती है। विविधता और भेदभाव में अंतर होता है। सबसे पहले हम विविधता पर बात करेंगे। लोगों के धर्म, रहन सहन, भाषा, खान पान, त्यौहार आदि भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण भारत में विविधता है। केरल और लद्दाख की विविधता के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इनका कहने का मतलब है विविधता। मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। कोई कल को आपसे पूछ ले कि विविधता क्या है, जैसे मैं अपने शब्दों में कहूँ, लोगों के धर्म अलग अलग होते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी। तो ये लोगों के धर्म भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। रहन सहन अलग अलग है, अलग अलग प्रदेशों की भाषाएं अलग हैं। कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, है ना, भोजपुरी। ये भाषाएं क्या हैं? अलग अलग है। ये क्या है? ये भी एक विविधता का ही रूप है। उसी प्रकार हर क्षेत्र में खान पान अलग होता है। आपके प्रदेश में कुछ पकवान फेमस होंगे, कई दूसरे प्रदेश में उससे अलग कोई फेमस होगा खान पान में। त्यौहार भी अलग अलग होते हैं। किसी राज्य में ओणम मनाया जाता है, किसी राज्य में बिहू मनाया जाता है ना, कहीं दिवाली मनाई जाती है। तो ये त्योहारों में भी विविधता पाई जाती है। तो ये क्या है? भिन्न भिन्न है। इसीलिए भारत कैसा देश है? एक विविधता से भरा हुआ देश है, ठीक है ना। तो यही क्या है? यही विविधता कहलाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। पहली बात रहेगी लद्दाख के बारे में। चलिए शुरू करते हैं लद्दाख को समझने का। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख कैसा इलाका है? एक रेगिस्तानी इलाका है। और ये रेगिस्तानी कैसा इलाका है? ठंडा। लद्दाख कैसा रेगिस्तान है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान की श्रेणी में आता है, ठीक। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर खेती की बात की गई है। खेती कैसी है? संभव है, बहुत ही कम संभव है। कम है, संभव तो है लेकिन कम होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बारिश नहीं होती है। और यह इलाका पूरे वर्ष में
बर्फ से ही ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर खेती बहुत कम संभव है। संभव तो है लेकिन कम संभव है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं, बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम खेती होती है। 3-4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघली वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। जब गर्मी का टाइम आता है ना, भयंकर गर्मी, उस दौरान बर्फ पिघलने लगती है। वही बर्फ का पिघला हुआ पानी लोग पीने के उपयोग में लाते हैं गर्मियों के मौसम में। ठीक, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी भी पालते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता रहता है। तो लद्दाख के लोग एक बकरी भी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। कौन सा ऊन मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है पश्मीना। यह क्वेश्चन ईवीएस में भी पूछा जाता है पेपर 1 में, और पेपर 2 का तो मैं करा ही रहा हूँ, उसमें भी पश्मीना ऊन पूछा जाता है। ठीक, तो कहाँ पर मिलता है? लद्दाख में मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती हैं। जो हम लोग सर्दियों में शॉल वगैरह हमारी माताएं बहनें नहीं ओढ़ा करती हैं, उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शॉल। शॉल बनाई जाती हैं पश्मीना ऊन की। ऊन को व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। तो शालें कहाँ पर बुनी जाती हैं? कश्मीर में ही बुनी जाती हैं पश्मीना। उसके बाद यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज एवं मांस खाते हैं। एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। ठीक, याक क्या है? याक भी एक जानवर है, याक। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए, याक भी एक जानवर है। गाय, बकरी, याक। लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, पनीर है, मांस का उपयोग करते हैं। लद्दाख व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले पहुँचते थे। यानी कि जब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, तो उस दौरान लद्दाख को एक रास्ता माना जाता था भारत में प्रवेश करने को, क्योंकि यहाँ पर कई घाटियाँ बीच में पड़ती थी। मध्य एशिया जाया जाता था, है ना। लोगों के काफिले पहुँचते थे यही रास्ते से, जिसे आज हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं, तिब्बत के नाम से जानते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ लेकर जाते थे। एक क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बनता रहता है, छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं? बताओ, छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं? अभी आगे भी मैं आपको बताऊंगा। छोटा तिब्बत, तो लद्दाख को बोलते हैं छोटा तिब्बत। क्या बोलते हैं? लद्दाख को ही बोलते हैं छोटा तिब्बत। पेपर में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे बात करूं, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंच गया। ठीक, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम से परिचय हुआ। 400 साल पहले लद्दाख में बौद्ध और मुसलमान ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में हमेशा बनता है। लद्दाख में कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? बौद्ध रहते हैं और मुसलमान लोग रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। ठीक, मौखिक संग्रह, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक ग्रंथ का नाम आता है केसर सागा। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यह अभी सभी क्वेश्चन में अभी कराऊंगा आपको। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप से मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में कई बार देखने को मिला है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई। पहली चीज़ थी बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। कहाँ से पहुँचा? लद्दाख के रास्ते से पहुँचा। छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं? लद्दाख को बोलते हैं। 400 साल पहले इस्लाम यहाँ पर आ गया था। यहाँ लद्दाख में बौद्ध रहते हैं और मुसलमान रहते हैं। और तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा जो कि लद्दाख में प्रचलित है। ठीक, मैंने इतना आपको बताया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग केरल की बात करेंगे। जितना अभी तक मैंने आपको बताया उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराना चाहता हूँ ताकि कंटेंट क्वेश्चन दोनों एक साथ हो सके। मैंने अभी आपको विविधता के बारे में बताया था। आखिर विविधता होती क्या है, चलो इसको समझ लो। रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव में जाना। तो विविधता बढ़ावा देती है, बढ़ावा देने की बात कही गई है, ठीक है ना। अपनी मातृभाषा में बोलना ये विविधता को बढ़ावा देगी, क्योंकि लोगों की भाषाएं अलग अलग होती हैं, है ना। अपनी मातृभाषा में बोलना विविधता को बढ़ावा देगी। यात्रा करने से विविधता नहीं बढ़ेगी, अपने त्यौहार को अपने तक ही सीमित रखोगे, है ना। अपने गांव में जाना ये भी कोई विविधता नहीं है।
ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद और क्वेश्चन देख लो विविधता से जुड़ा हुआ। विविध समाज क्या है? मैंने आपको बताया था जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। विभिन्नताएं भी होनी चाहिए और समानताएं भी होनी चाहिए, उसको विविध समाज के नाम से जानेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर और देख लो विविधता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता को कौन सही दर्शाता है? यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, ये बात सही है ना। असमानता को नहीं स्वीकारता है, ना ही भेदभाव को बढ़ाता है, ना ही एक रूपता को। एक रूपता अलग है, विविधता अलग है। विविधता अपने आप में तमाम चीज़ों का एक प्रकार से हम लोग संग्रह बोल सकते हैं, क्योंकि अपने में अनेक भाषाएं समाये हुए हैं, अनेक धर्मों का मिश्रण है ना, सब कुछ अनेक ही अनेक है उसमें, उसको विविधता बोलते हैं क्योंकि ये विशिष्टता को स्वीकारता है, ठीक है ना कि असमानता, भेदभाव, एक रूपता, ये सब गलत है। इसलिए ए वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो मैं अभी आपको बता रहा था वो देखो, छोटा तिब्बत। छोटा तिब्बत 19 में आया है क्वेश्चन, तो लद्दाख को बोलेंगे, किसको? लद्दाख को बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लो, कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? मैंने अभी आपको बताया था केसर सागा के बारे में। केसर सागा, बुद्ध सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा, ये कुछ भी नहीं होता है। केसर सागा जो कि ये लद्दाख में प्रचलित है। कहाँ पर? लद्दाख में प्रचलित है। और लद्दाख के लोग मुसलमान और बौद्ध धर्म को मानते हैं, वही लोग इस पर नाटक भी खेलते हैं। क्या करते हैं? नाटक भी खेलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था ये भी परीक्षा में जनवरी 2024 में, किस कारण, यहाँ पर करो किस, यहाँ पर भरना है, किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत बोलते हैं? बताओ। छोटा तिब्बत हमने अभी आपको बताया था, छोटा तिब्बत बोलते लद्दाख को भौगोलिक सामीप्य के कारण, धार्मिक समानता, भाषाई समानता, समाज समान भोजन। देखो, लद्दाख और तिब्बत को छोटा तिब्बत इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर धार्मिक समानता पाई जाती है। धार्मिक समानता की मैं बात करूँ, मुसलमान और बौद्ध लोग पाए जाते हैं। भाषाई में भी समानता पाई जाती है क्योंकि ग्रंथ वहाँ पर फेमस है दोनों ही जगह। समान भोजन भी कह सकते हो आप। भौगोलिक सामीप्य नहीं है क्योंकि लद्दाख आपका रेगिस्तानी इलाका है, तिब्बत उतना रेगिस्तानी इलाका नहीं है ना, समझ गए ना। तो ये नहीं होगा, ए हटा दो भाई, ए हटाओ यहाँ से भी, यहाँ से भी। BCD इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? BCD। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। और कई लोग कहेंगे कि सर आपने गलत बताया। नहीं, आंसर के अनुसार यही उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि लद्दाख आपका एक ठंडा मरुस्थल है। क्या है? ठंडा मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तिब्बत नहीं है ना, क्योंकि भौगोलिक सामीप्य मतलब भौगोलिक क्या क्षेत्र में समानता है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो ये 3 कारण यहाँ पर हैं जिसके कारण हम लोग इसको छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं, लद्दाख को, ठीक है ना। ठीक, एक और विविधता का क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में आपको करा दूंगा, है ना। अभी कंटेंट को पढ़ लेते हैं उसके बाद। और नए मित्र अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने उनके सामने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आप लोग रिवीजन के वक्त इन्हीं नोट्स को काम में लाओगे, 10 दिन के भीतर, मात्र 10 डेज के भीतर आप लोग कंप्लीट SST का रिवीजन कर लोगे। अभी दिए गए नंबर पे कॉल करो, अभी इन नोट्स को फटाक से अपने पास में रख लो, तैयारी में आज ही से जुट जाओ, समय बर्बाद मत करो, है ना, इधर उधर में। अब मैं बात कर लेता हूँ केरल की, ठीक है ना। केरल की विविधता को पढ़ेंगे। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है केरल। आपने भारत के नक्शे में देखा होगा यहाँ पर केरल, ठीक है ना, दक्षिण में आ गया और ये वाला क्षेत्र पूरब है और ये वाला पश्चिम है और ये नीचे दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम में है ना ये क्षेत्र, कहाँ पर है? दक्षिण और पश्चिम में है, कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ये कैसे घिरा है? समुद्र से ही घिरा हुआ है। दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है ना। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च पाई जाती है, लौंग, इलायची। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो केरल है, केरल में भी अनेक विविधताएं पाई जाती हैं क्योंकि पहाड़ों पर ना यहाँ पर मसाले वाली फसल जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची, इनको उगाया जाता है।
और उगाए जाने के कारण व्यापारियों के लिए एक आकर्षक स्थान बन गया। दूर दूर से व्यापारी आते हैं, इन मसालों को खरीद के ले जाते हैं। जैसे भारत में अंग्रेज आए तो मुख्य सबसे पहले वो मसालों को ही अपना केंद्र बिंदु बनाया, उसको अभी आगे मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, कहानी अपनी आगे बढ़ती है। सबसे पहले अरबी लोग आए, फिर यहूदी व्यापारी आए। तो अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए। सबसे पहले याद रखना है आपको, अरबी यहूदी व्यापारी सबसे पहले नंबर 1 पर केरल में आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पर कह दी गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में बना है, वो भी मैं अभी आपको कराऊंगा। 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं, अरबी और यहूदी व्यापारी आए और ईसा मसीह का एक धर्मदूत था जिसका नाम था संत थॉमस। क्रिश्चियन वही ईसा मसीह जिनको जीसस के नाम से जानते हैं, है ना। संत थॉमस उनका एक धर्मदूत था जो भारत में 2000 साल पहले आया, जो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उसी को जाता है। पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए, ठीक है ना। इतना आपने समझ लिया, संत थॉमस वाला 2000 साल पहले आया था, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर इब्न बतूता को समझ लो। इब्न बतूता एक यात्री है मोरक्को का। कहाँ का यात्री है? मोरक्को का। 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है। तो भाई एक इब्न बतूता आ गया मोरक्को से। कहाँ से आया? मोरक्को से इब्न बतूता आया। लगभग 1400 साल, मतलब कि 1400 के बीच में आया था, ठीक है ना। और इसने क्या कर दिया, इसने अपने किताब में लिख दिया। इसकी किताब भी याद रखो, किताब का नाम क्या है? इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहला। क्या नाम है? रिहला इसकी किताब का नाम है। मेरे को याद आ गया, तो इसकी किताब का नाम क्या है? रिहला इसकी किताब का नाम है। यहाँ पर दिया नहीं गया, लेकिन मैंने अलग से आपको एक बता दिया इसको, रिहला, ठीक है ना। तो रिहला किताब में इसने लिख दिया कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत है। उस दौरान मुसलमान लोगों की बहुत इज्जत होती थी, है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत चलता था ना 1400 में, 1556 में, 26, है ना, बाबर। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में आया, पानी के जहाज से आया। तो पुर्तगाल लियो ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। उसके बाद क्या हुआ? इब्न बतूता आने के बाद, ठीक है ना, वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया था, है ना, व्यापारी के रूप में, ठीक है ना, यूरोप से। तो ये भी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। मुख्य पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। उसके बाद और जान लो, यहाँ पर ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करने लगे। अब देखो, केरल में सबसे पहले ईसाई लोग आए, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत धार्मिक लोग आते रहे, तो धर्म का प्रभाव पड़ने लगा, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है ये लोग। फिर चीन के व्यापारी भी केरल आए। केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जो जाल का इस्तेमाल करते हैं, जाल नहीं, जाल में मछलियों को फंसाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। जो चीन में जाल चलता है और केरल में जाल चलता है, दोनों जालों में समानता है। इसलिए जो लोगों ने इतिहास लिखा है वो कहते हैं कि चीन के व्यापारी भी आए थे केरल, क्योंकि जालों में समानता पाई जाती है और हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीनी वाला कहा जाता है, चीना वाला। क्या कहा जाता है? चीना वाला। कल को एग्ज़ाम में पूछ ले जाए कि चीना वाला क्या है, तो ये जाल का नाम है। मछली पकड़ने के जाल का नाम केरल में क्या है? चीना वाला। तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी बोलते हैं, जिसमें मछली तली जाती है या मछली बनाई जाती है, पकाई जाती है, तली जाती है, भूनी जाती है, तो उस बर्तन को चीना चट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीना चट्टी बोलते हैं। बर्तन का नाम है ये, तलने वाले बर्तन का नाम, तलने वाले, मछली तलने वाले बर्तन का नाम है चीना चट्टी। चीना वाला जाल का नाम है। याद रखियो, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है सिलेबस में आपके। केरल की ज़मीन उपजाऊ है और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। ठीक, केरल के लोग मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं। ज़मीन उपजाऊ है, खेती भी अच्छी खासी होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको केरल के बारे में यहाँ पर बताया। ठीक, तो केरल के बारे में क्या क्या मैंने बताया आपको, ये मैंने सब कुछ बताया। लौंग इलायची यहीं पर होती है। उसके बाद अरबी यहूदी आए, ईसाई धर्म का संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इब्न बतूता आया 700 साल पहले,
मुसलमानों की इज्जत के बारे में उसने अपनी किताब रेहला में लिखा। फिर वास्को डी गामा आया केरल में, उसके बाद प्रभाव पड़ता रहा, यहूदी, इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम सब हो गए, है ना। फिर जाल चीनी वाला बोलते हैं, तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी बोलते हैं। और ज़मीन उपजाऊ है, चावल की खेती अधिक होती है, अधिकतर लोग मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं। खेल ख़त्म केरल का भी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर समझा देता हूँ। अनेकता में एकता का मुहावरा किसने दिया, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अनेकता में एकता का मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ द इंडिया में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। उनकी किताब का नाम क्या है, बुक पूछ ले तो भारत की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन जितने छूटे थे उनको यहाँ पर करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विविधता में एकता का मुहावरा या अनेकता में एकता का मुहावरा किसने दिया। उत्तर आपका हो जाएगा चाचा नेहरू। किसने, चाचा नेहरू, उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैंने केरल के बारे में आपको बताया। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता, यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में कौन से यात्री ने लिखा। उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने लिखा। इब्न बतूता कहाँ का था, आप कहोगे कि मोरक्को का था। कहाँ का, मोरक्को का था। इसकी किताब का नाम क्या है, कल को परीक्षा में पूछ ले किस किताब में लिखा था कि मुसलमानों की इज्जत है यहाँ पर बहुत, तो रेहला, रेहलो या रेहला, रेहला नाम की किताब में इसने इसको लिखा था। उत्तर आपका इब्न बतूता हो ही जाएगा। ओके, 2021 में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी, चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव है। तो केरल, केरल और लद्दाख। अगर दो ऑप्शन आपके यहाँ पर होते, सिर्फ केरल होता और दूसरे में आपका लद्दाख होता, एक में केरल दूसरे में लद्दाख, तो यहाँ पर केरल को टिक किया जाता, क्योंकि केरल को ही मैंने अभी आपको बताया। चीन के भी लोग आए, है ना। तलने वाले बर्तन का नाम कुछ चीना चट्टी है और जाल का नाम चीना वाला है। ठीक, केरल और लद्दाख सही उत्तर हो जाएगा। 2022 में पेपर में आया क्वेश्चन। उसके बाद भारत का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का मुहावरा का प्रयोग किसने किया। तो चाचा नेहरू ने किया। किसने, चाचा नेहरू ने किया प्रयोग। ये तो मैंने कराई दिया, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा। ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन, विविधता में एकता का मुहावरा चाचा नेहरू ने दिया। कितनी बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, जुलाई 2024 में भी आया। सब कुछ आपने देख लिया कि क्वेश्चन, हाँ मित्र, रिपीट होते हैं पेपर में क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा चेंज करेगा या क्वेश्चन में कहेगा अनेकता में एकता, विविधता में एकता का प्रयोग किसने किया, किस किताब में किया, किस व्यक्ति ने किया, इस प्रकार से पूछा जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, सही बात है। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है, बताओ। यहूदी अरबी व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। अरब के लोग आए तो ये इस्लाम ले आए केरल में, यहूदी आए तो ये ईसाई धर्म ले आया, यहूदी धर्म ले आए। तो पहला तो सही हो जाएगा। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों को ईसाई धर्म बना के चले गए, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, वैध कारण भी है, ठीक है ना, धार्मिक कारण। यही सब कुछ मैंने आपको बताया था, इब्न बतूता, संत थॉमस, वास्को डी गामा। उसके बाद और देख लो ये क्वेश्चन, निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। जोहार एक शब्द है, जैसे उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं राम राम, है ना, कोई कोई कहता है राधे राधे, कोई कहता है नमस्कार, कोई कहता है प्रणाम, है ना। तो ऐसे ही झारखंड के लोग जोहार बोलते हैं, जोहार का प्रयोग करते हैं। लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, ये भी विविधता हो जाएगी। अभिवादन, कोई दूसरे राज्य में कुछ बोलता है, कहीं झुककर करते हैं, कोई प्रणाम बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई नमस्कार बोलता है।
कोई राम राम बोलता है ना, कुछ कोई है ना आदाब बोलता है। तो ये तरीके अलग अलग हैं, ये भी एक विविधता का ही हिस्सा है। विभिन्न संस्कृतियों के जीवन को प्रभावित करती है विविधता। भारत की विविधता विभिन्न संस्कृति लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। ये बात कैसी है? ये भी सही है। राष्ट्र के चिन्ह प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं, सही बात है। यहाँ पर ये फोर्थ वाला आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विविधता का वैध उदाहरण नहीं है। अब आपको नहीं वाला बताना है, अर्थात गलत वाला बताना है विविधता के बारे में, ठीक है ना। गलत आपका दूसरा यहाँ पर डायरेक्ट लिखा ही है, एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। यानी कि ये तो भेदभाव है। क्या है ये भेदभाव की बात की गई है, ना कि विविधता की बात की गई। विविधता में अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलता है। ये है विविधता, ठीक है ना। और दूसरे में बात करी गई भेदभाव की, कि गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं, उनको अलग ढंग से देखा जाता है। तो ये विविधता नहीं है, ये क्या है? भेदभाव है। इसलिए नहीं वाला आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की। इस टॉपिक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद धारणाओं जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जहाँ से पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इस वाले चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होगे, है ना। अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, जिन नोट्स में आपकी कंप्लीट 60 नंबर की पूरी तैयारी करने का मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नोट्स आपको इसी में मिल जाएगा। विथ PYQ चैप्टर वाइज आपको ऑल ईयर्स का मिलेगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके या डायरेक्ट कॉल करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले पूर्वाग्रह की। आखिर पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर राय है नकारात्मक होती है। तो पहली बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, वो भी पूर्वाग्रह के बारे में। यहाँ पर पूर्वाग्रह के बारे में क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो पूर्वाग्रह होती है, जैसे मैं बात करूं, जब हम किसी के बारे में, कोई दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में हम पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं और अपने दिमाग में वैसा ही उस विचार को या राय को बैठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर जो पूर्वाग्रह होती है वो नकारात्मक होती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आप समझ पाएंगे, ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह क्या क्या हो सकती हैं। जैसे गांव के बारे में या ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूर्वाग्रह, गांव के लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। ये क्या है? ये गांव के बारे में पूर्वाग्रह है। जबकि गांव के लोग, जैसे आप लोग कई मित्र हमारे गांव से ही वीडियो देखते हैं, आप मोबाइल में ही इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो ये नकारात्मक है। क्या है? पूर्वाग्रह कैसी होती है? नकारात्मक होती है ना। क्योंकि यहाँ पर गांव के बारे में ये पूर्वाग्रह वाला दे दिया गया है कि गांव के लोग टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल ही नकारात्मक है, जो कि बिल्कुल ही पूर्वाग्रह की बात गांव के बारे में कही गई है। शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की बात करूं, शहर के लोग बिगड़े हुए हैं, आलसी होते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। ये शहर के बारे में पूर्वाग्रह की धारणा यहाँ पर बताई गई है। तो कुछ ऐसी ही पूर्वाग्रह होती है। लड़की और लड़के के भेदभाव भी, उनकी पूर्वाग्रहों को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपने पूर्वाग्रह को यहाँ पर समझ लिया, ठीक, जो कि नकारात्मक होती है। उसके बाद लड़के और लड़की में भेदभाव। लड़कियों के बारे में लोग कहते हैं कि वे बहुत ही सुशील हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे नृत्य करने वाली और चित्रकारी में निपुण हैं, वे भावुक होती हैं, अच्छी चालक वाहन नहीं हैं, वे कोमल व मृदु स्वभाव की हैं। तो लड़कियों के बारे में हमारी राय क्या होती है? अधिकतर पुरुषों की राय होती है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां बहुत ही सुशील होती हैं, संस्कृत होती हैं, है ना। वे खाना पकाने में निपुण होती हैं, नाचने में, चित्रकारी करने में होती हैं, भावुक होती हैं, रोने वाली होती हैं, वाहन चालक नहीं होती हैं,
कोमल होती है, मृदु स्वभाव की होती हैं, बच्चे का लालन पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो ये लड़कियों के बारे में क्या है दोस्तों, राय है। ये राय कैसी होती है, नकारात्मक राय है। जबकि महिलाएं आप लोग जानते हो वाहन चलाती हैं, ट्रेन हमारी बहनें वर्तमान समय में चला रही हैं, है ना, सब कुछ कर लेती हैं, पुरुषों से पीछे थोड़ी ना है। तो ये क्या है, ये नकारात्मक राय है। अब लड़कों की बात मैं कर लेता हूँ। लड़के रोते नहीं हैं, है ना, एकदम लड़के रोते ही नहीं हैं। ये लड़कों के बारे में धारणा है। शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, शारीरिक रूप से। तो ये भी पुरुषों के बारे में क्या है, राय है। उसके बाद अब बात कर लेता हूँ रूढ़िबद्ध धारणाओं की। ठीक, रूढ़िबद्ध धारणाओं की। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, पक्की धारणा रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो, है ना। तो रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, एक खांचे में जड़ देती है। जो हम लोग निपुण जिसमें होते हैं उसमें रह ही नहीं पाते हैं, है ना। धारणाएं असर करती हैं, जो कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन आपको कराऊं। जितना कंटेंट था वो मैंने आपको करा दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं। इसको कहते हैं रिवाज या रूढ़ी, क्योंकि उत्तर आपके सामने ही है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक, यहाँ पर अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा, लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना भी पूर्वाग्रह होता है। लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, ये तो पूर्वाग्रह नहीं होता है, बल्कि ये एक रूढ़ी, ये भेदभाव में आता है, भेदभाव में आता है। ठीक है ना। और लोगों को एक छवि में बांधना, एक छवि में बांधना या खांचे में जड़ देना, ये आता है रूढ़िबद्ध धारणा में। किसमें, रूढ़िबद्ध धारणा में आता है। तो यहाँ पर केवल ए ही सही होगा, बाकी अलग अलग हैं। केवल ए यहाँ पर सही आपका हो जाएगा, केवल ए। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला यहाँ पर है इस प्रकार से, आप लोग देखो, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में वाक्यों को पढ़ो। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोकती है। ये बात सही है, क्योंकि कोई व्यक्ति के अंदर कोई विशेष गुण है या कुछ है, उसको देखने से रोकती है रूढ़िबद्ध धारणा। क्योंकि हमने उस व्यक्ति के प्रति एक पक्की धारणा बना ली कि व्यक्ति ऐसा है, भले ही वो व्यक्ति बहुत ही निपुण हो, काम करने में कुशल हो, लेकिन हमने धारणा बना ली कि वो एक नंबर का निकम्मा है। तो आपकी दृष्टि में कैसा रहेगा, निकम्मा रहेगा। तो उसको रोक देती है ना। वो उसकी गुण क्षमताएं जो होती है, आगे बढ़ने से हम लोग उसको रोक देते हैं। यही रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। पहला सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। सही बात है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जो मौका मिलने लायक होता है वो मौका हमसे चूक जाता है ना। क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाओं का असर ही इस प्रकार का होता है। तीनों आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद ये देख लो, किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हाशियाकरण, हाशियाकरण का मतलब होता है अलगाव, अलग होना, बाकी समाज से अलग होना, अलगाव। ठीक, तो जब धारणाएं रूढ़िबद्ध बनती हैं तो लोग हाशियाकरण का कारण बनती हैं, अलगाव का कारण बनती हैं। किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। उसके बाद इनका करो आप लोग मिलान। मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई। रूढ़िवादिता क्या होता है, जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निरादर करता है उसको उल्लंघन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्लंघन बोलते हैं। जब लोगों के साथ समानता व सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है उसको भेदभाव बोलते हैं। और रूढ़िवादिता क्या होता है, एक मान्यता कि विशेष समूह के लोगों के पास कुछ अचर लक्षण होते ही हैं, अचर। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। तो आपका कौन सा थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, उल्लंघन ए हो जाएगा, भेदभाव आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जिनको अगर आप लोग एक को मिला लेते हो तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको यहाँ पर करने पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं रूढ़िबद्ध धारणा से। रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः देखो इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव बढ़ता है। जब रूढ़िबद्ध होता है ना,
जैसे आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव को दर्शाएगा। ठीक है ना, बी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। उसके बाद किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या है बताओ। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना भी होता है, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना नहीं होता है, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना होता है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना होता है। बी आपका हटेगा, जिन जिन में बी होगा उसको हटाओ, बाकी सब उत्तर आपके सामने। बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो बचेगा ए। ए आपका यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना, ए उत्तर यहाँ पर सही आपका हो जाएगा ए सी डी। ठीक, उसके बाद देख लो आप लोग यहाँ पर कथन कारण को। कथन क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या भी एक दूसरे की करेंगे। कथन कारण वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लो, इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2024 का, वह क्वेश्चन है लेटेस्ट, रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू लड़का है, मत रो तू लड़का है। ठीक है ना, रूढ़िबद्ध धारणा क्या हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। अभी मैंने आपको बताया था, यह जो कथन है ये कथन पूर्वाग्रह के बारे में है। किसके बारे में है, पूर्वाग्रह के बारे में है। आपको रूढ़िबद्ध धारणा बतानी है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, ये रूढ़िबद्ध हो जाएगा, आपको रूढ़िबद्ध हो जाएगा। शहरों के जीवन, ये आपका पूर्वाग्रह हो जाएगा, है ना। ये अंतर देखा करो आप लोग, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, पेपर देने जाओगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ इन नोट्स को लेकर के अच्छे ढंग से तैयारी करो, 10 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाएगा नोट्स आपका। ठीक है ना, तो मत रो ये तो रूढ़िबद्ध है, ये भी रूढ़िबद्ध है। और बी और जो डी है ये आपका कैसा है, पूर्वाग्रह है, क्योंकि शहर की बात करी, गांव की बात करी, है ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ए सी इज़ द उत्तर, ए सी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, बी डी पूर्वाग्रह है, ए सी रूढ़ि धारणा है, मैंने लिखा भी है आपकी सुविधा के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसी में शुरू हो जाता है, उसको भी ख़त्म करता हूँ। दलित समाज के लोग क्या है शब्द। दलित वह शब्द जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दलित शब्द का मतलब है दबाया गया या कुचला गया। दलित का मतलब है कुचला गया या दबाया गया। उसके बाद सरकार के स्तर, स्थानीय स्तर पर गांव होता है, शहर होता है, मोहल्ला। राज्य स्तर पर पूरा राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध पूरे देश से होता है। फिर उसके बाद देख लो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा, क्या लिखा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वोट नहीं दे सकता है ना। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि गरीब लोग वोट नहीं कर सकते हैं, जो पसीना बहाता है, दिन रात मेहनत करता है, उनको वोट देने का हक नहीं है, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है ना। ये गांधी जी ने बताया वोट दे सकता है ना। तो ये गांधी जी का कथन है, पेपर में शायद मेरे ख्याल से 1-2 बार आया हुआ है। ठीक, उसके बाद महिला मताधिकार को समझ लो। महिलाओं द्वारा सर्वप्रथम मताधिकार के लिए संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला। कब, 1920 में। इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 में हक मिला। उसके बाद ये गांधी वाला देखो क्वेश्चन आ ही गया ना, मैंने अभी बताया। किसने कहा कि मैं विचार सहन नहीं कर सकता हूँ, जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, और लेकिन जो गरीब आदमी है दिन रात पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये M.K. गांधी, महात्मा गांधी का वचन है भाई, यंग इंडिया पत्रिका में। तो परीक्षा में पूछ लिया क्वेश्चन, जो मैंने ये वाला आपको कंसेप्ट बताया ना, थ्योरी बताई ना, तो वहीं से क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया।
है ना, इसलिए बोला मैंने आपको नोट्स लेने के लिए, पढ़ो, तैयारी करो अच्छे से। नारी मताधिकारी आंदोलनकारियों के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो उनको भी वोटिंग करने का मौका मिल जाए, है ना, यही तो मांग है उनकी, डी वाली मांग है और कुछ भी मांग नहीं है। ठीक है ना। अब बात करेंगे अगले अध्याय की, यानी कि ग्रामीण प्रशासन से भी परीक्षा में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह यह भी टॉपिक है जो पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी बनते रहते हैं, है ना। ग्रामीण व्यवस्था क्या है, ग्राम पंचायत के बारे में, लेखपाल का काम क्या है, वो सब कुछ यहीं पर आपको बताऊंगा। उसी के साथ सचिव से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना, सेक्रेटरी, वो भी एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो यहीं पर आपका क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ ग्राम सभा आखिर होती क्या है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष, है ना, हो सकता है। उसमें एक गांव या एक से ज़्यादा गांव आ सकते हैं ग्राम सभा में। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा अलग होती है। जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे ज़्यादा है, मतदाता सूची में नाम है, तो वह वोट दे सकता है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है ना। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो, 18 वर्ष का हो या उससे ज़्यादा उसकी उम्र हो, है ना, यह होता है ग्राम सभा का सदस्य। और देखो प्रत्येक राज्य में ना अलग अलग ग्राम सभाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में अलग, तो बिहार में अलग, पंजाब में अलग, इस प्रकार की भिन्नताएं हो सकती हैं, यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया है। ठीक। उसके बाद समझो आप लोग ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को समझाया, अब पंचायत। कई वार्डों में बटी होती है ग्राम पंचायत। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद ग्राम पंचायत का सचिव, सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, एग्जामिनर कई बार कन्फ्यूज़न करने के लिए कह देता है कि उसका चुनाव होता है। भाई देखो, सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। हम लोग जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, सचिव बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में एक पेपर कराया था अभी कुछ महीने पहले, जिसको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी पेट के नाम से जानते हैं। उसी के माध्यम से सचिव की नियुक्ति होती है ना। तो अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग फंडा है, वो आपको आपके क्षेत्र पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन सचिव जो सेक्रेटरी होता है, इसका कोई चुनाव वगैरह थोड़ी ना होता है, जैसे प्रधान है, सरपंच है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, ऐसा कोई चुनाव नहीं होता है। बल्कि ये परीक्षा देता है, पास होता है, तब इसकी नौकरी लगती है सरकारी, वही ये सचिव, जैसे टीचर सरकारी बनते हैं, है ना। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना होता है। जो चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना, लेखा जोखा रखना इसका काम होता है, ठीक है ना। तो ये सचिव का काम क्या है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, रिकॉर्ड रखना, निर्णय करना। और ठीक समझ गए ग्राम पंचायत सचिव के बारे में। उसके बाद ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण व रख रखाव करना। स्थानीय कर लगाना भी इसका काम होता है। गांव के लोगों को रोजगार देने वाली योजनाओं को भी लागू करना पड़ता है। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत क्या हैं? ग्राम पंचायत को कहाँ से मिलता है? दान भी, कर के माध्यम से, जनपद एवं जिला पंचायत के द्वारा सरकारी योजना की राशि भी मिलती है। फिर उसके बाद पंचायत के स्तर, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक। विकास खंड या जनपद पंचायत या पंचायत समिति, इसमें कई ग्राम पंचायतें होती हैं। उसके बाद जिला पंचायत या जिला परिषद, जिले स्तर की विकास योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों को आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, शायद परीक्षा में मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन आ चुका है। तो पंचायत समिति आपकी दूसरी स्तर की है। लास्ट में आपकी जिला पंचायत देता है रुपए, है ना, वहीं से राशि जाती है पंचायत समिति को, ठीक।
उसके बाद लेखपाल, लेखपाल, पटवारी, इसकी भी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, है ना। आपके राज्य में पटवारी या लेखपाल को किस नाम से जानते हैं, जरा आप लोग कमेंट करके बताओ। असम वाले लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, है ना, और गुजरात वाले भी देखते हैं, एमएच महाराष्ट्र वाले भी देखते हैं, है ना, ठीक है ना। ये लोग कमेंट करके बताएं पटवारी या लेखपाल को अपने राज्य में क्या क्या बोलते हैं, ठीक। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता, टैक्स भी लेता है। उगाई जाने वाली फसलों की जानकारी सरकार तक पहुंचाने का काम भी पटवारी या लेखपाल का ही होता है। उसके बाद तहसीलदार को भी समझ लो। तहसीलदार जमीन से जुड़े जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई करता है तहसीलदार। पटवारी के काम का निरीक्षण भी करता है तहसीलदार, और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं या राजस्व इकट्ठा होता रहे। तो ये ढंग, राजस्व का ढंग, रिकॉर्ड का ढंग और पटवारी का निरीक्षण, जमीन से जुड़े मामले कौन देखता है? उत्तर होगा तहसीलदार देखता है। ठीक, खेल खत्म इनका हो गया। अब हिंदू अधिनियम धारा 2005 को भी पढ़ लो, पेपर में कई बार आता है। हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। हिंदू अधिनियम धारा एक संपत्ति का है अधिकार 2005 का। अगर किसी पत्नी है, उसके पति की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण, तब जो संपत्ति होगी उस औरत या उस महिला या उसकी पत्नी, जिसका पति खत्म हो चुका, उसकी पत्नी को हिस्सा मिलेगा, यानी कि माँ को हिस्सा मिलेगा, उसके बेटों और बेटियों तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर ये बात है, ठीक। उसके बाद खेल होता है खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का काम नहीं है? ग्राम पंचायत का काम नहीं है, सचिव को चुनती है। सचिव का चुनाव नहीं होता है यार, नियुक्ति होती है। बहुत क्वेश्चन ये तबाह करेगा आप लोगों को, बहुत बार आया है पेपर में, ठीक। और तो सब सही है यहाँ पर। अब ग्राम सभा के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया, अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो आप लोग इन्हीं नोट्स को ले लेना जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको यहाँ पर नोट्स के माध्यम से एनसीईआरटी कंटेंट भी करा रहा हूँ और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। नोट्स लेने से आपकी 60 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी, है ना। ले लेना, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो। ग्राम सभा के बारे में, यह जिले में सभी गाँव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। नहीं, गलत है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये बात सही है, ये सचिव के बारे में सही है। सभी ग्राम पंचायतों का विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। उसके बाद यही दूसरा वाला ही सही है जो मैंने आपको बता दिया, सचिव वाला काम, है ना, जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाने का काम करता है। उसके बाद देख लो ये वाला, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करता है। सही बात है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करता है। ये दोनों बात सही है। मैंने अभी आपको बताया था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि जिला परिषद के बारे में कथन है ये। जिला पंचायत, ये देखो, पहले पर होता है ग्राम पंचायत, दूसरे पर होता है आपका क्या होता है, जनपद पंचायत, ये दूसरे स्तर का है। और जो सबसे लास्ट स्तर का होता है जिसको जिला परिषद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं। यहाँ पंचायत है इसलिए ये गलत। ये सारे कथन किसके बारे में, जिला परिषद के बारे में, इसलिए अगर यहाँ पर जिला परिषद होता तब दोनों सही हो जाते। अब यहाँ पर दोनों आपके कैसे हो गए, गलत हो गए, ठीक। एक बार आप लोग देख लो, नाम में कंफ्यूज हो जाओगे, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा स्तर विकास खंड, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ये एक ही नाम है। और लास्ट वाला जिला पंचायत या जिला परिषद, जिला पंचायत या जिला परिषद। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जनपद कर दिया गया इसलिए गलत है मामला आपका, ठीक।
नेक्स्ट देख लो आप लोग, पटवारियों लेखपालों की कार्य की देखभाल कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया तहसीलदार करता है, जमीन से जुड़े भी विवाद का निपटारा करता है, ठीक है ना। उसके बाद और देखो, पटवारी लेखपाल का उत्तरदायी कौन सा है? तो भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना इसका मुख्य काम होता है, ठीक है ना। उसके बाद भारत में पंचायती राज्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज्य प्रणाली के बारे में, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अलग अलग कानून होते हैं, ये ही यहाँ पर सही है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नहीं होता है, कितनी बार मैंने आपको बताया, 4 वर्ष की अवधि नहीं होती बल्कि 5 वर्ष की अवधि होती है। जिला परिषद द्वितीय स्तर नहीं है बल्कि ये तीसरा स्तर होता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और देख लो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं, ग्राम पंचायत में ना तो सचिव का चुनाव होता है, सी जिसमें उसको सबसे पहले हटाओ, बचेगा ए बी, बस आंख मूंद कर आपका ए बी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक। ये पंचायत सचिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम में पंचायत कितने वर्ष के लिए होता है? 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक। पुलिस थाने के प्रभारी का नाम होता है स्टेशन हाउस अफसर, SHO, ठीक, SHO। उसके बाद एक और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? नहीं वाला बताना अर्थात गलत। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना राशि, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, नहीं ये तो गलत है। किसी अधिकारी पर क्या निजी आप करोगे? ये तो गलत है ना, तो गलत ही आपसे पूछा है, इसलिए आपका 4th वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब बताओ, विकास खंड स्तर को पंचायत को क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत या ब्लॉक भी बोलते हैं। पहला वाला सही है। यहाँ पर मैं एक बार स्तर लिख देता हूँ। पहला होता है ग्राम पंचायत, पहला स्तर कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। और दूसरा स्तर जनपद पंचायत या ब्लॉक होता है। तीसरा जो होता है लास्ट वाला, जिसको जिला परिषद बोलते हैं या जिला पंचायत भी बोलते हैं, ठीक। फिर देखो क्वेश्चन, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में लेखपाल का काम क्या है भाई? जमीन को नापना और उनका रिकॉर्ड रखना इसका महत्वपूर्ण काम होता है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद भारत में ग्राम पंचायत के विषय में यह है क्वेश्चन, दान ले सकते हैं, सही है। स्थानीय कर लगाने की भी शक्ति होती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून होते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव चुना हुआ नहीं होता है, कितनी बार यार बताऊं मैं तेरे को, चुना हुआ नहीं होता है ना, नियुक्ति की जाती है। डी गलत है, डी हटा लो फटाक से, हटाओ। ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन रटना चाहिए किसी भी मेरे मित्र का, यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये सचिव को तो मैंने बता ही दिया, नियुक्ति होती है, ना कि इसको चुना जाता है, ये याद रखना, बहुत बार पेपर में आता है। मैंने लिख भी दिया था, ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक। अभी तक नए मित्रों को जानकारी ना पता हो, फिर मैं उनको बता देता हूं। अगर आप लोग इनको लेना चाहते हो, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, अगर जिनकी इच्छा हो ये सब कुछ पढ़ने की, रिवीजन करने की, तो ये मैं बता दूं, ये मैं अपने नोट्स से ही सारी जानकारी बता रहा हूँ। नोट्स आप लोग ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कॉल करो, फटाक से नोट्स ले लो, व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। भारत में सरकार काम करती है, भारत में सरकार देखो वार्ड स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर करती है, राष्ट्रीय स्तर पर करती है, क्षेत्रीय स्तर पर करती है। BCD राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें डबल हैं, है ना। वार्ड स्तर तो आपका चले ही जाएगा, ए तो हटा दो फटाक से, ए हट गया ना आपका। अब देखो राज्य स्तर पर भी काम होता है ना। राज्य बी इसमें है, इसमें बी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। आपका सेकंड जवाब सही हो जाएगा, BC, बी और सी, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, ठीक है ना। उसके बाद उतना मैंने खत्म कर दिया। एक हिंदू अधिनियम 2005, मैंने ऊपर आपको बताया था, हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अब उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो पुत्रों पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा, थर्ड वाला कई बार आता है पेपर में, ये देखो। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, शुल्क पिता की संपत्ति किसके बराबर? डी, पत्नी पुत्र पुत्र,
ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। एक ही क्वेश्चन कितनी बार परीक्षा में पूछा गया, आपके आंखों के सामने सारी जानकारी है, ठीक है ना। तो यहीं तक है आपकी 6 क्लास की पॉलिटी, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर आता रहता है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन 6 पॉलिटी से बाहर नहीं जाएगा। और आखिरी बार फिर मैं एक बात और कह दूं, जो मित्रों की इच्छा हो नोट्स लेने की, वो नोट्स ले लें। 10 दिन के भीतर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, है ना, 10 दिन के भीतर पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कर दें, ठीक है ना।